क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। आज का जो क्लास है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्लास है। जैसा कि आपको पिछला क्लास में पता होगा, जो पिछला वीडियो था वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया और प्लस थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई भी हो गया था। इसका रीज़न ये भी है कि हम बीच में वीडियो रोक नहीं सकते थे, क्योंकि टॉपिक जब तक ख़त्म नहीं होता हम बीच में टॉपिक कैसे रोकते। चूँकि ऑलरेडी वो टॉपिक ही लंबा है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा देर तक क्लास चला। जो बहुत देर तक क्लास चलने का रीज़न यही है कि टॉपिक जो है लंबा था, तो हम इसको बीच में नहीं रोक सकते थे। तो ये जो टॉपिक हम आपको पढ़ाए वो टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टि से यदि एग्ज़ाम में आ गया सब्जेक्टिव में, जैसा कि कल कोई एक लड़का पूछे भी थे, सब्जेक्टिव में आ गया तो सर कैसे लिखेंगे। तो सब्जेक्टिव के बारे में तो सोचना ही नहीं है। यदि सब्जेक्टिव के रूप में आ गया तब तो सोचना ही नहीं है आपको, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है लिखना सब्जेक्टिव में। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जो शायद धुरंधर कोई होंगे तो लिख पाएंगे। लेकिन ये टॉपिक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आज फिर से हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। आज हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। जैसे टॉपिक क्या है हमारा, पहले बार सुन लीजिए। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या करें। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या करें। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या करें। तो बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या करें, जो हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु, तो बोर के परमाणु में बात कर रहे हैं हम लोग। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या में, तो हाइड्रोजन परमाणु एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है। हाइड्रोजन परमाणु एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है। इसमें न्यूट्रॉन होते ही नहीं। या अगली भाषा में बोले इसको, तो हाइड्रोजन परमाणु एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है। हाइड्रोजन परमाणु एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है। अभी तक आपको क्या ऑब्जेक्टिव बताएं? एक, हाइड्रोजन परमाणु एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। इसी को अगले भाषा में बोले, हाइड्रोजन परमाणु एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है। इसी को अगली भाषा में बोले, हाइड्रोजन परमाणु एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है। न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है। इसके बाद कहता है हाइड्रोजन परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एवं शून्य न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एवं शून्य न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एवं शून्य न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन है सेंटर पर, और आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक इलेक्ट्रॉन ई आवेश का भी वेग से चक्कर लगा रहा है। कह रहा है कि एक प्रोटॉन सेंटर पर है और एक इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर भी वेग से चक्कर लगा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर भी वेग से चक्कर लगा रहा है। तो बहादुर, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, प्रोटॉन धनावेशित है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, प्रोटॉन धनावेशित है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। आप जानते होंगे, एक ऋणावेशित है और एक धनावेशित है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो है आकर्षण बल कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये आकर्षण बल कितना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, यानी F बराबर
1/4πε0, एक प्रोटॉन है तो E, एक इलेक्ट्रॉन है तो E अब बटा में r²। इलेक्ट्रॉन के आवेश E अब प्रोटॉन के आवेश भी E। चूँकि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण आवेशित होता है फिर भी E लिखे हुए हैं, क्योंकि बल एक सदिश राशि है और सदिश राशि में माइनस चिन्ह केवल दिशा बताने के लिए आता है। बल एक सदिश राशि है और सदिश राशि में माइनस चिन्ह केवल दिशा बताने के लिए आता है। तो बहादुर F बराबर 1/4πε0 इंटू E² बटा r²। F बराबर 1/4πε0 इंटू E² बटा r²। 1/4πε0 इंटू E² बटा में r²। ये बहादुर आकर्षण बल है। ये कौन सा बल है? आकर्षण बल। ये आकर्षण बल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण होता है, विजातीय आवेश तो आकर्षण होता है, तो आकर्षण बल है। आकर्षण बल है मतलब अभिकेंद्रीय बल है। आकर्षण बल है मतलब अभिकेंद्रीय बल है। आकर्षण बल है मतलब अभिकेंद्रीय बल है। तो बहादुर वृत्ताकार पथ पर कोई भी यदि कण चलता है, वृत्ताकार पथ पर कोई भी कण चलता है तो उस पर बाहर की ओर एक अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। कोई भी कण यदि वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उस पर बाहर की ओर एक अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो यहाँ पर अपकेंद्रीय बल काम किया mv² बटा में r। अपकेंद्रीय बल कार्य किया mv² बटा में r। ये हो गया अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की ओर लग रहा है, और ये हो गया अपकेंद्रीय बल जो बाहर की ओर लग रहा है। ये अभिकेंद्रीय बल है जो केंद्र की ओर लग रहा है, और ये अपकेंद्रीय बल है जो बाहर की ओर लग रहा है। दोनों की बात करें संतुलन की अवस्था में अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल के बराबर और विपरीत होते हैं। संतुलन की अवस्था में अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल के बराबर एवं विपरीत होते हैं। तो ये दोनों बल हमारा एक दूसरे के बराबर और विपरीत हो जाएगा। दोनों बल हमारा एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत हो जाएगा। दोनों बल एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा हो जाएगा mv² बटा में r बराबर 1/4πε0 इंटू E² बटा में r²। एक बार से r कटेगा तो mv² बराबर 1/4πε0 इंटू E² बटा में r। ये हमारा mv² का मान आया। ये हमारा mv² का मान आया समीकरण नंबर 3। ये mv² का मान है समीकरण नंबर 3। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं बोर के परमाणु मॉडल से। बोर के परमाणु मॉडल से। बोर के परमाणु मॉडल से। तो बोर के परमाणु मॉडल से कहता है L = n × h बटा 2π। कल ही बताए थे हम कि चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h बटा 2π का पूर्णांक गुणक होता है। चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h बटा 2π का पूर्णांक गुणक होता है। चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो h बटा 2π का पूर्णांक गुणक होता है। तब हम देखना शुरू करते हैं आगे कि L का सूत्र तो होता है I × ओमेगा बराबर n × h बटा 2π। L का सूत्र I × ओमेगा बराबर हो गया n × h बटा में 2π। L का सूत्र हो गया I × ओमेगा बराबर हो गया n × h बटा में 2π। आगे हम बढ़ते हैं। I का सूत्र होता है mr²। ओमेगा का सूत्र हो गया v बटा में r बराबर n × h बटा में 2π। एक बार से r कटेगा mvr बराबर n × h बटा में 2π। v बराबर n × h बटा में 2πmr। v बराबर n × h बटा में 2πmr। ये हमारा v का मान निकला, वेग का मान निकला। v का मान निकला, वेग का मान निकला। v का मान हम समीकरण 3 में रखने वाले हैं। कहाँ गया 3? यहाँ पर v के मान हम समीकरण 3 में रखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, v का मान जब समीकरण 3 में रखते हैं, v का मान समीकरण 3 में रखते हैं। बहुत बेहतरीन क्लास है बहादुर, बहुत बेहतरीन। पढ़ाया हुआ चीज़ दोबारा पढ़ा रहे हैं तो सोच लीजिएगा कि कितना महत्वपूर्ण क्लास है ये। m v के जगह पर n × h बटा में 2πmr का होल स्क्वायर बराबर 1/4πε0 इंटू E² बटा में r। 1/m इंटू v के जगह पर उतना 1/4πε0 E² बटा में r।
ये आपका हो जाएगा m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बटा में आर। देखिए तो कुछ कटने वाला है, 4 से 4 कटेगा, एक पाई से पाई कटेगा, एक आर से आर कटेगा, एक एम से एम कटेगा और कुछ नहीं। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा पाई एम आर बराबर ई स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट। फाइनली आर बराबर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एच स्क्वायर एन स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर। आर बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एच स्क्वायर एन स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इंटू एच स्क्वायर एन स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इंटू एच स्क्वायर एन स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर। यहाँ तक यदि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बोलिएगा, यदि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। अब हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आर का मान हमारा इतना आ गया, तो बहादुर आर का जो मान आया है इस पर नोटिस करें। एप्सिलॉन नॉट का मान यूनिवर्सल कांस्टेंट, एच का वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट, पाई एम ई, इन सब का मान पता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, एम का वैल्यू पता है, ई का वैल्यू पता है। इन सब का वैल्यू फिक्स होता है। जब इन सब का वैल्यू फिक्स है तो कांस्टेंट को हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह देंगे, तो आर समानुपाती एन स्क्वायर, आर समानुपाती एन स्क्वायर। यहाँ से देखिए कितने ऑब्जेक्टिव निकलेंगे। एक ऑब्जेक्टिव तो ये कि चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन के कक्षा की त्रिज्या कक्षा के संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन के कक्षा की त्रिज्या चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन के कक्षा की त्रिज्या कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। एक ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसी को हम कहेंगे कि कक्षा की संख्या बढ़ने से कक्षा के आकार बढ़ता है, कक्षा की त्रिज्या बढ़ती है। कक्षा की संख्या बढ़ने से कक्षा का आकार बढ़ता है, या कहें कि कक्षा की त्रिज्या बढ़ती है। कक्षा की संख्या बढ़ने से कक्षा का आकार बढ़ता है, या कहें कि कक्षा की त्रिज्या बढ़ती है। कक्षा की संख्या बढ़ने से कक्षा का आकार बढ़ता है, या कहें कि कक्षा की त्रिज्या बढ़ती है। आर समानुपाती एन स्क्वायर। जैसे जैसे कक्षा का संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे कक्षा का आकार भी बढ़ता चला जाएगा। इसको हम आगे और बढ़ा सकते हैं। R1 बटा R2 बराबर N1 बटा N2 का होल स्क्वायर। R1 बटा R2 बराबर N1 बटा N2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले हैं, तो R का मान समीकरण 4 में रखेंगे। R का मान समीकरण 4 में रखेंगे। तो R का मान जब समीकरण 4 में रखेंगे, R का मान समीकरण 4 में रखने पर, R का मान समीकरण 4 में रखने पर जब रखेंगे तो V बराबर N इंटू एच बटा 2 पाई एम और R के जगह पर एप्सिलॉन नॉट इंटू एच स्क्वायर एन स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर। एम से एम कटेगा, पाई से पाई कटेगा, एगो एन से एन कटेगा, एगो एच से एच कटेगा, ई स्क्वायर चला गया ऊपर, तो V बराबर ई स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन। V बराबर ई स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन, समीकरण नंबर 8। अब कल एक स्टूडेंट जो है बोल रहे थे कि सर आप कुछ आपको समझ में आता नहीं है, आप डायरेक्ट रट गए हैं। कल एक स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर आप रट गए हैं, डायरेक्ट केवल लिखवा दे रहे हैं। तो बहादुर हम आपको बता दें, एक तो जो आपने कहा कि रट गए हैं, तो ये तो फाइनल है कि रटता सब कोई है। ये फाइनल है कि रटता सब कोई है, जो पढ़ा लिखा हो वो भी, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी। कोई भी काम आदमी जब सीखता है तो उसको रटता ही है और धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करता है। आप पैंट पहनने के लिए भी जो पहनते हैं ना, तो उसको भी रटते ही हैं
कि पहले ये पैर डालना है, फिर ये पैर डालना है, पैंट सीधा करना है, ऊपर चढ़ाना है, सब आप याद किए हैं। ऐसी बात नहीं है। आप किसी छोटे बच्चे को दे दीजिए पैंट पहनने के लिए, वो सब उल्टा सीधा मुड़ियों घुसा देगा पैंटे में। आप देखे होंगे इस तरह की चीज़ें। तो वो भी रटा हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रटा हुआ है। अंतर ये है कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, वो रटते हैं नहीं, वो समझ करके रटते हैं, और एक आदमी जो है रट रट के याद करता है। दोनों में अंतर है। तो कल हम इसीलिए थोड़ा सा नहीं समझा पाए थे विशेष, कल थोड़ा सा जल्दी, उनका भी कहना जायज़ था कि कल हम थोड़ा तेज़ी में ज़्यादा बता दिए थे, तो नहीं करते तो प्रॉब्लम हो जाती, टॉपिक मेरा खत्म नहीं होता और समय लेट हो जाता। तो आप लोग समझने की कोशिश करें। अब जैसे अब यहाँ पर हम एक सवाल बताने जा रहे हैं कि सर कैसे जान गए कि आप कभी किसी में भी समीकरण 3 का मान 4 में डाल दे रहे हो, 4 का मान 3 में डाल दे रहे हो, ये कैसे जान जा रहे हो? इस सवाल हो सकता है किसी का भी, इससे सवाल हो सकता है कि सर कैसे जान गए कि जैसे मैं यहाँ पर आर का मान समीकरण 4 में रखने पर, सर कैसे जान गए कि 4 में रखना है? भी का मान समीकरण 3 में रखने पर कैसे जान गए कि सर 3 में रखना है? ये सवाल हो सकता है, ये सवाल जायज़ है, जो कि हमने कल नहीं बताया। या बहुत सी चीज़ें हैं जो कल हमने नहीं बताया था, तो इसलिए कि कुछ समय बहुत बढ़ गया था, समय बहुत लंबा हो गया था, हम चाह करके भी खींच नहीं पाते, और मुझे पता था कि इस पर हमें अगला एक वीडियो बनाना है ऑब्जेक्टिव का, इसलिए आज हम मिल रहे हैं आप लोगों को। तो समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहला सवाल कि सर कैसे जान जा रहे हैं कि 3 में 4 का मान रखने पर, 4 में 3 का मान रखने पर ये सब कैसे हो रहा है? तो बहादुर टॉपिक का नाम है व्याख्या करें, हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या करें। और जब किसी की व्याख्या पूछी जाती है ना, तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। आप उसके बारे में चाहे जितना बता दो, वो सब उसकी व्याख्या में आ जाएगा। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि आप अपनी व्याख्या करें, यदि हम आपसे ये कह दें कि आप अपनी व्याख्या करें, तो आप अपनी व्याख्या करें इसका मतलब आप सब चीज़ बताइए अपने बारे में। आपका पढ़ाई क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपका दुश्मनी किससे है, आपका दोस्ती किससे है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, माने सब चीज़ बताना है। अब यदि मान लीजिए आप फैमिली के बारे में बता दिए, पढ़ाई के बारे में बता दिए, अपने बीमारी के बारे में बता दिए, और हॉबी के बारे में नहीं बताए, तो क्या आपकी व्याख्या गलत हो गई? गलत नहीं है, अधूरा है। इसको गलत नहीं कहेंगे, अधूरा कहेंगे। यानी कहने का मतलब जो हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो हमने मान लीजिए ये सब लिख दिए और आर का मान समीकरण 4 में रखने पर ये वाला चीज़ नहीं किए, तो ये मेरा आंसर गलत नहीं होगा, ये मेरा आंसर गलत नहीं होगा, अधूरा होगा। ये जो मेरा आंसर है ये अधूरा होगा, गलत नहीं होगा। ये जो मेरा आंसर है अधूरा होगा, गलत नहीं होगा। बात को समझिएगा। यदि आप इसमें से कोई भी, हम जो 3 में 4 रखने पर, 4 में 3 रखने पर जो रखे हुए हैं, वो नहीं करते हैं, तो गलत नहीं होगा, अधूरा होगा। क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम है व्याख्या करें, और व्याख्या में जितना ज़्यादा बता सकें वो आपके लिए बेहतर है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सर कैसे जान गए कि 3 में 4 रखने पर, 4 में 3 रखने पर, चाहे जो भी हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने भी का मान निकाल दिया, भी का मान यहाँ भी निकाल दिए थे हम, भी का मान यहाँ भी निकाला। अब इस भी में क्या खासियत है कि ई का मान, 2 का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान, एच का मान, इन सब का मान हमें पता है। ई का मान, 2 का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान, एच का मान, इन सब का मान हमें पता है। और जब इन सब का मान हमें पता है तो ये सब कांस्टेंट हो गए। ये सब क्या हो गए? कांस्टेंट। और कांस्टेंट को हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह देंगे, तो भी समानुपाती 1/n, भी समानुपाती 1/n। अब यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव निकल के आ गया, एक यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव निकल के आ गया कि जैसे जैसे कक्षा का आकार बढ़ता है वैसे वैसे वेग का मान घटता है। यानी चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो कक्षा के आकार के, कक्षा के संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो कक्षा के संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो कक्षा के संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे कक्षा का संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा, जैसे जैसे कक्षा का संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा। यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कम होता है और भीतरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होता है। कक्षा की संख्या कम होगा, उल्टा बोल दिया हम, कक्षा की संख्या कम होगा तो वेग ज़्यादा होगा, और कक्षा की संख्या ज़्यादा होगा वेग कम होगा, याद रखिएगा। यानी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो कक्षा की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहादुर आपने देखा E²/2 एप्सिलॉन नॉट HN कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं V बराबर E²/2 एप्सिलॉन नॉट HC गुना C/n।
यानी ऊपर और नीचे हमने C से गुना करा दिया, ऊपर और नीचे हमने C से क्या कर दिया, गुना करा दिया। तो बहादुर इसका गुना कराने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसका मान फिक्स होता है, इसका मान E² बटा 2 एप्सिलॉन नॉट HC, इसका मान फिक्स होता है 1/137। गुना कीजिएगा तो इसका मान फिक्स होता है 1/137, इसका मान फिक्स है 1/137। E² बटा 2 एप्सिलॉन नॉट HC बराबर 1/137, इसको कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, अल्फा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो V बराबर हो जाएगा 1/137 गुना C/N, V बराबर हो जाएगा 1/137 गुना C/N। ये हमारा समीकरण 10 हुआ है, ये भी वेग का ही समीकरण है। 4 भी वेग का समीकरण था, 8 भी वेग का समीकरण है और 10 भी वेग का समीकरण है। बताइए वेग का समीकरण 3 को निकाल दिए, क्यों? क्योंकि व्याख्या कर रहे हैं हम, इसके बारे में और ज़्यादा बताएंगे और बेहतर है, कम बताएंगे कम बेहतर है। व्याख्या गलत नहीं है, बस अधूरा हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम आपको क्या क्या बताए, वेग के बारे में बताए, त्रिज्या के बारे में बताए और इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में बताया हमने। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन के बारे में बताया, वेग के बारे में बताया, त्रिज्या के बारे में बताया। R समानुपाती n² होता है, अभी समानुपाती 1/n होता है। R समानुपाती n², अभी समानुपाती 1/n। अभी तक हम आपको इतना बताएं। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के बारे में। चलिए ऊर्जा में देखते हैं। अब हम ऊर्जा के बारे में बात करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत बहादुर बेहतरीन क्लास है, आज का बहुत बेहतरीन क्लास है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। माना गतिज ऊर्जा बराबर KE, माना गतिज ऊर्जा बराबर KE बराबर 1/2 mv²। माना गतिज ऊर्जा बराबर KE और KE बराबर 1/2 mv²। तो बहादुर mv² का मान अभी समीकरण 3 में हम बताए थे, वहाँ से डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E² बटा में R। डायरेक्ट हमने mv² का मान समीकरण 3 से ला करके रख दिया, समीकरण नंबर 11। पुनः माना स्थितिज ऊर्जा बराबर, पुनः माना स्थितिज ऊर्जा बराबर PE। तो PE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र यही होता है, PE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान E, Q2 का मान -E बटा में R। प्रोटॉन के आवेश +E, इलेक्ट्रॉन के आवेश -E। सवाल है यहाँ पर एक कि सर माइनस क्यों दिए हैं? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है और अदिश राशि में माइनस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है और अदिश राशि में माइनस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हमने माइनस दिया हुआ है। तो PE बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E² बटा में R। यह हमारा स्थितिज ऊर्जा का समीकरण हुआ। यह हमारा गतिज ऊर्जा का समीकरण है, यह स्थितिज ऊर्जा का समीकरण है। E पुनः माना कुल ऊर्जा बराबर E, तो E बराबर KE प्लस PE। कुल ऊर्जा बराबर E बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब हम यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान रखेंगे और स्थितिज ऊर्जा का मान रखेंगे। तो E बराबर 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E² बटा में R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E² बटा में R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E² बटा में R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E² बटा में R। अब हम E बराबर इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E² बटा में R कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 - 1 यानी E बराबर -1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E² बटा में R। यह हमारा कुल ऊर्जा का मान हुआ, यह हमारा कुल ऊर्जा का मान हुआ।
ये हमारा टोटल ऊर्जा का मान हो गया। अब देखिए टोटल ऊर्जा का मान यहाँ हो गया, हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। टोटल ऊर्जा का मान यहाँ आ गया, यहाँ भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आर का मान यहाँ रख कर देखें। आर का मान हम यहाँ रख कर देखें। अब इसी को समझना जरूरी है। आर का मान समीकरण 13 में रखने पर, आर का मान समीकरण 13 में रखने पर, आर का मान समीकरण 13 में रखने पर ई बराबर -1/2 इंटू 1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर बटा में आर के जगह पर ε0 इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर। आर के जगह पर मान रख दिए, पाई से पाई कट गया, एम ई स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, तो ई बराबर -me⁴ बटा 4 दूनी 8 ε0 का स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ये हमारा टोटल ऊर्जा का मान आया समीकरण 14। कुल ऊर्जा का मान आया E बराबर -me⁴ बटा 8 ε0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्टिव निकल के आता है। एक तो ये कि किसी भी कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। किसी भी कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। किसी भी कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। किसी भी कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। किसी भी कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। तो बहादुर यहाँ पर तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि किसी भी कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। अब जैसे ही ऊर्जा का मान ऋणात्मक हुआ, जैसे ही ऊर्जा का मान माइनस में हुआ, आप यदि मान लीजिए कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, आप यदि मान लीजिए कहीं पर ड्यूटी कर रहे हैं, तो ड्यूटी कर रहे हैं और आप वहाँ पर 2 महीना का पैसा एडवांस में ले चुके हैं, तो क्या वहाँ से आप काम छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र हैं? क्या आप वहाँ से काम छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र हैं? तो नहीं, वहाँ पर आप काम छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी सैलरी माइनस में है, आप वहाँ पर अभी कर्जा में हैं, आप वहाँ पर अभी कर्जा में हैं, इसीलिए वहाँ पर काम छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है आप। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान माइनस में आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान माइनस में आता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक है, मतलब इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है, और जैसे ही ऊर्जा का मान माइनस में आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जैसे ऊर्जा का मान माइनस में आया, मतलब इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे की ओर, थोड़ा समझिएगा। m का मान, e का मान, 8 का मान, ε0 का मान, h का मान, इन सब का मान कांस्टेंट है। इन सब का मान क्या है? कांस्टेंट है। और सबका मान जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह देंगे, तो E समानुपाती -1/n², E समानुपाती -1/n², E समानुपाती -1/n²। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ेगा, जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ेगा ऊर्जा घटेगा, कक्षा की संख्या बढ़ेगा ऊर्जा घटेगा। ऐसा होता यदि यहाँ माइनस न होता, कक्षा की संख्या बढ़ेगा तो ऊर्जा जो है घटेगा। ऐसा होता यदि माइनस न होता, चूंकि माइनस है तो उल्टा होगा, यानी कक्षा की संख्या बढ़ेगा तो ऊर्जा भी बढ़ेगा, कक्षा की संख्या बढ़ेगा तो ऊर्जा भी बढ़ेगा। बहादुर, जैसे हम बात करें, मान लीजिए 5 4 3 2 1, ये घट रहा है, इधर से इधर आने पर क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन जैसे ही माइनस लगा दीजिएगा तो हम कहेंगे कि बढ़ रहा है। इधर से इधर आने पर जैसे ही माइनस लगाओगे तो इसका मतलब हुआ कि बढ़ रहा है। तो जितना छोटा मान आएगा, तो चूंकि माइनस में है तो समझिए कि उतना ही वो बड़ा है, उतना कम कर्जा में है। मतलब उन सब में अमीर है, कर्जा में तो सब है लेकिन वो कम कर्जा में, इसलिए वो अमीर है, वो जल्दी काम वहाँ छोड़ के भागेगा।
तो बहादुर समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ेगा ऊर्जा का मान बढ़ेगा। कक्षा की संख्या बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव है। कक्षा की संख्या बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे हम भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा की ओर आते हैं, जैसे जैसे हम भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा की ओर आते हैं, वैसे वैसे ऊर्जा का मान बढ़ता है। जैसे जैसे भीतरी कक्षा से हम बाहरी कक्षा की ओर आते हैं, ऊर्जा का मान बढ़ता है। यानी बाहरी कक्षा की ऊर्जा मैक्सिमम और भीतरी कक्षा की ऊर्जा मिनिमम होती है, याद रखिएगा। बाहरी कक्षा की ऊर्जा मैक्सिमम और भीतरी कक्षा की ऊर्जा मिनिमम होती है। बाहरी कक्षा की ऊर्जा मैक्सिमम और भीतरी कक्षा की ऊर्जा मिनिमम होती है। और यही बहादुर आप पता होगा, आप लोग को पढ़ाए हैं कि जब ऊर्जा मैक्सिमम हो, जब ऊर्जा मैक्सिमम हो तो अस्थायी संतुलन, और ऊर्जा मिनिमम हो तो अस्थायी संतुलन। ऊर्जा मैक्सिमम हो तो अस्थायी संतुलन, ऊर्जा मिनिमम हो तो अस्थायी संतुलन। तो चूंकि बाहरी कक्षा का ऊर्जा मैक्सिमम है, इसलिए बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अस्थायी संतुलन में होते हैं। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अस्थायी संतुलन में होते हैं। अब भीतरी कक्षा की ऊर्जा मिनिमम है, इसीलिए भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अस्थायी संतुलन में होते हैं। और यही कारण है कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही सतह को छोड़ते हैं। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही कक्षा से उत्सर्जित होते हैं। भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन चूंकि अस्थायी हैं, इसीलिए वो कक्षा को छोड़ करके बाहर नहीं आते हैं। जब भी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं? क्योंकि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मैक्सिमम होती है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मैक्सिमम होती है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मैक्सिमम होती है, और ऊर्जा मैक्सिमम है तो अस्थायी संतुलन है, वो जल्दी बाहर निकलेगा। और भीतरी कक्षा की ऊर्जा मिनिमम है, इसलिए वो अस्थायी संतुलन में है, वो देर से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बहादुर इन सब का मान चूंकि पहले से पता है, इन सब का मान पहले से पता है, और जब इन सब का मान पहले से पता है तो बहादुर सबको सॉल्व करेंगे जब आप, तो E बराबर आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इन सब को सॉल्व कीजिएगा तो आएगा E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बाटा में n²। ये सूत्र एक आसान सा सूत्र आ गया। ये हम कल नहीं बताए थे आप लोगों को, ये आगे बता रहे हैं। तो ये एक आसान सा सूत्र आ गया। इस सूत्र से किसी भी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आसानी से निकाला जा सकता है, केवल n का मान रख करके। इस सूत्र से किसी भी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आसानी से निकाला जा सकता है। आसानी से हम इस सूत्र से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल सकते हैं। किसी भी कक्षा में, किसी भी कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि भीतरी कक्षा की ऊर्जा मिनिमम, पहली कक्षा के मान जब निकालना चाहते हैं, जब n बराबर 1 हो, जब n बराबर 1 हो तो E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 1 का स्क्वायर, यानी E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहादुर यही किसी भी परमाणु के प्रथम कक्षा की ऊर्जा है। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की ऊर्जा है या मिनिमम ऊर्जा है, कहिए। ये मिनिमम ऊर्जा का मान है। पहली कक्षा में इतना ही ऊर्जा होती है, ये मिनिमम ऊर्जा का मान है। बाहरी कक्षा में ऊर्जा मैक्सिमम होती है और भीतरी कक्षा में ऊर्जा मिनिमम होती है। बाहरी कक्षा में ऊर्जा मैक्सिमम होती है और भीतरी कक्षा में ऊर्जा मिनिमम होती है, बाहरी कक्षा में मैक्सिमम होती है। तो ये मिनिमम ऊर्जा का मान इतना ही है। आप जिस कक्षा में ऊर्जा निकालना चाहते हो, जिस कक्षा में ऊर्जा आप निकालना चाहते हो, उस कक्षा में ऊर्जा निकालिए, आसानी से निकल जाएगा। जिस कक्षा में आप ऊर्जा निकालना चाहते हो, उस कक्षा में ऊर्जा निकालिए, आसानी से निकल जाएगा इस सूत्र से। अब ये तो फाइनल हो गया कि ऊर्जा है। बहादुर ऊर्जा माइनस में है, कर्जा में है। तो जितना कर्जा में है, यदि आप चाहते हैं कि हम निकालें, जैसे मान लीजिए आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं और वहाँ पर 10,000 आप कर्जा में हैं, और हम चाहते हैं कि आप वहाँ से काम छोड़ दें, तो काम छोड़ दें तो मुझे वहाँ पैसा चुकाना पड़ेगा ना। यदि आप कहीं काम कर रहे हैं और वहाँ आप 10,000 कर्जा लिए हैं, तो यदि हम चाहते हैं कि आप वहाँ काम छोड़ दें तो हमको वो 10,000 चुकाना पड़ेगा। हम 10,000 चुकाएंगे तो बाहर निकल पाइएगा आप। तो किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो निकालने की ऊर्जा है, किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसको आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो आयनीकरण ऊर्जा कहलाता है। आयनीकरण ऊर्जा कहलाता है।
तो बहादुर, यदि हम किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो जितना वो माइनस में रहेगा उतना ही हम ऊर्जा देंगे, लेकिन प्लस में देंगे। जितना वो माइनस में उतना ही प्लस में देंगे। यानी किसी भी कक्षा के आयनीकरण ऊर्जा का मान आप निकालना चाहते हो, किसी भी कक्षा के आयनीकरण ऊर्जा का मान निकालना चाहते हो तो यही होगा, लेकिन अंतर क्या है, प्लस में होगा। यह सूत्र हो गया, किसी भी कक्षा में आयनीकरण ऊर्जा का मान हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। किसी भी कक्षा में आयनीकरण ऊर्जा का मान हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इस सूत्र से हम किसी भी कक्षा में आयनीकरण ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। तो n का मान बढ़ेगा तो आयनीकरण ऊर्जा का मान घटेगा। यानी जैसे जैसे संख्या बढ़े, कक्षा की संख्या बढ़ेगा, वैसे वैसे आयनीकरण ऊर्जा का मान घटेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा का मान घटेगा। तो बाहरी कक्षा की बात करें तो जब सबसे n का मान ज़्यादा होगा तो आयनीकरण ऊर्जा का मान सबसे कम होगा। यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की आयनीकरण ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के आयनीकरण ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के आयनीकरण ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, और जब n का मान न्यूनतम रखेंगे तो आयनीकरण ऊर्जा का मान मैक्सिमम होगा, और प्रथम कक्षा के आयनीकरण ऊर्जा का मान मैक्सिमम होता है। प्रथम कक्षा के आयनीकरण ऊर्जा का मान मैक्सिमम होता है। अंतिम कक्षा के आयनीकरण ऊर्जा का मान मिनिमम हो गया और प्रथम कक्षा के आयनीकरण ऊर्जा का मान मैक्सिमम हो गया। इस तरह से हम आयनीकरण ऊर्जा का मान आसानी से जिस कक्षा का निकालना चाहते निकाल सकते हैं। जैसे पहली कक्षा में ऊर्जा इतनी थी, तो इस पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको इतना ही देना पड़ेगा, लेकिन प्लस में देना पड़ेगा। पहली कक्षा के आयनीकरण ऊर्जा का मान इतना होगा, लेकिन प्लस में। याद रखिएगा, कुल ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है, लेकिन आयनीकरण ऊर्जा का मान धनात्मक होता है। इसमें अभी इतना ही। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव कल आया था, RH मान, रिडबर्ग नियतांक। रिडबर्ग नियतांक का मान 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है रिडबर्ग नियतांक क्या है। तो रिडबर्ग नियतांक एक सार्वत्रिक नियतांक है। इसे RH द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक मीटर इनवर्स होता है और 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। इसका मान 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। ये रिडबर्ग नियतांक का मान है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आप हमसे कॉल करके भी सवाल पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भी सवाल कर सकते हैं। हम आज की इस वीडियो में बहुत ही मेहनत किए हैं कि आपको बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। आप वीडियो को देखिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप लोगों को यदि कहीं सवाल पूछना हो